एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ओवरफ्लो गैलेक्सी। मैं आज आप सभी को क्लास 12 यानी एचएस के पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन, जो कि एचएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन एंड इट्स की कॉन्सेप्ट्स, और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए किन किन कॉन्सेप्ट्स को भी हमें पढ़ना पड़ता है, उनके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। यानी इंटरनेशनल रिलेशन के जो की कॉन्सेप्ट्स है वो पावर, नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबलाइजेशन है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूँ कि इस चैप्टर से वन लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म आता है, 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन कंफर्म ही आता है। तो अगर एचएस के नज़रिए से देखा जाए तो जो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए मैं इसके कॉन्सेप्ट्स को और इससे आने वाले जो भी क्वेश्चंस है उसको क्लियर कर दूंगी, ताकि एचएस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो और इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इजी लैंग्वेज में लिख सकें। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो जाए, हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाऊँगी, आप लोग उसे अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि एचएस के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये मैंने इंटरनेशनल रिलेशन के एक नोट्स तैयार किए हैं, आप लोग इसे समझ भी सकते हैं और नोट डाउन भी कर सकते हैं, जिसमें मैंने इजी लैंग्वेज में आप सभी को इंटरनेशनल रिलेशन को समझाने की कोशिश की है। इंटरनेशनल रिलेशन जो है वह राजनीतिक शास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसका अध्ययन, जिसकी स्टडी हम लोग राजनीतिक शास्त्र में करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन एक ब्रॉड वर्ड है, एक व्यापक शब्द है, जो हमें दो राष्ट्रों के मध्य व्याप्त सभी प्रकार के रिलेशंस, चाहे वो पॉलिटिकल हो, कल्चरल हो, रिलीजियस हो, आर्थिक रूप से कोई भी रिलेशन हो, ट्रेड एंड कॉमर्स हो। इंटरनेशनल रिलेशन दो राष्ट्रों के बीच के व्यवहारिक आदान प्रदान यानी ट्रेड एंड कॉमर्स को भी बताता है। ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये कुछ डेफिनेशंस है अलग अलग स्कॉलर्स के अनुसार। हिंदी मीडियम के लिए मेरा एक सजेशन रहेगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप सभी किसी भी क्वेश्चंस का आंसर लिख रहे हैं तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस क्वेश्चंस के आंसर का जो हेडिंग्स है, अगर आपके आंसर में हेडिंग्स आते हैं तो हेडिंग्स जो है वो उसे अंग्रेजी में देने की कोशिश कीजिएगा। और जो भी राइटर्स के कोटेशन हैं या स्कॉलर्स द्वारा बोले गए व्यू हैं, उन सभी को आप लोग हाईलाइटेड करके ब्लैक पेन से या डार्क पेन से इंग्लिश में ही लिखिएगा। ये हिंदी मीडियम के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है मार्क्स लाने के लिए। आप किसी आर्टिकल वाला भी कोई क्वेश्चन लिखते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में लिखते हैं या प्राइम मिनिस्टर के बारे में लिखते हैं, तो वहाँ आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ आर्टिकल मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर पूरा पॉइंट टू पॉइंट चेक नहीं करता, वो आपका प्लस पॉइंट देखता है कि आपका जो आंसर शीट है वो किस तरह से डिफरेंट है, आपने क्या उसमें प्लस पॉइंट डाला है। और ऐसा आप किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं, चाहे ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो, एजुकेशन हो या पॉलिटिकल साइंस हो। और हिंदी में भी आप कर सकते हैं, हिंदी में भी जो भी कोटेशन वगैरह होते हैं उन्हें आप लोग हाईलाइटेड करके लिखा कीजिए। ये कुछ डेफिनेशंस है, इंग्लिश में है, इसे मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूँगी, आप लोग इंग्लिश में ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आईआर का मतलब है इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस बाय विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशंस बिटवीन टू नेशंस। इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध
पॉलिटिकल साइंस की राजनीतिक शास्त्र की एक ऐसी शाखा है जिसके द्वारा हम दो राष्ट्रों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ओके, देन मॉर्गेनथाउ कहते हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशन के जनक है, फादर हैं। इनका फेमस बुक का नाम है पॉलिटिक्स अमोंग नेशंस। इन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल रिलेशन इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर अमोंग नेशंस। इनके अनुसार, मॉर्गेनथाउ के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के मध्य शक्ति का संघर्ष है। यानी कि राष्ट्र आज जो भी कर रहे हैं वो अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए, शक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पामर एंड पर्किंस के अनुसार International relation is the objective and systematic study of international life in all aspects. इसका हिंदी है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलू का एक उद्देश्य से परिपूर्ण एक व्यवस्थित अध्ययन है। ये तो हमने इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया। अब उसके सब्जेक्ट मैटर्स पर डिस्कस करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए हमें किन किन सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट नंबर है स्टेट सिस्टम, स्टेट व्यवस्था के बारे में, नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना पड़ता है, राष्ट्रीय शक्ति, नेशनल पावर के बारे में पढ़ना पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी 4 नंबर, देन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, क्षेत्रीय संगठन होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है, और फिर जाके इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना पड़ता है। ये सभी इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट में आते हैं, विषय वस्तु में आते हैं, जिनका अध्ययन करके ही हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का असली मीनिंग पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है क्या। स्टेट सिस्टम में है कि स्टेट सिस्टम के अंतर्गत हम एक स्टेट या एक से अधिक स्टेट के संबंधों का, उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। और सभी स्टेट जो है, यहाँ पर स्टेट कहने से मतलब है कंट्री। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को स्टेट बोला जाता है। और सभी स्टेट जो होते हैं वो अपनी अपनी विशेषताएं से परिपूर्ण होते हैं, उनकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है। वो सभी कुछ सीमाओं में सीमित होते हैं, कुछ जैसे कि सभी स्टेट अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, कूटनीति, राष्ट्रहित आदि सीमाओं से सीमित होते हैं। और जब तक हम इन सभी तत्वों का, यानी जनसंख्या, भूगोल, कूटनीति, राष्ट्रीय, इन सभी चीज़ों का अध्ययन नहीं कर लेते, तब तक हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध की पूरी जानकारी नहीं होती है। नेशनल इंटरेस्ट किसी भी राष्ट्र का एक अपना प्राथमिक उद्देश्य होता है और सर्वोपरि उद्देश्य होता है। सभी राष्ट्र यह चाहते हैं कि उनके राष्ट्र हित की पूर्ति दूसरे देश की अपेक्षा में अधिक से अधिक हो। तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंतर्गत नेशनल इंटरेस्ट का अध्ययन करना भी आवश्यक है। नेशनल पावर, प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति के अनुरूप ही कार्य करते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के आधार पर ही उसके राष्ट्र चरित्र की निर्माण होता है, राष्ट्रीय हित की पूर्ति होती है। नेशनल पावर बहुत ही ज़रूरी होता है। नेशनल पावर के आधार पर ही सभी देशों को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। नेशनल पावर के आधार पर ही सब बोला जाता है कि कोई देश कितना शक्तिशाली है। जैसे कि अभी के समय में देखा जाए तो पावर के अकॉर्डिंग ही बोला जाता है कि वो महाशक्ति है, मुख्य शक्तियाँ, बड़ी शक्तियाँ, छोटी शक्तियाँ, कमज़ोर देश, स्ट्रॉन्ग कंट्री। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन में नेशनल पावर का भी स्टडी किया जाता है। फॉरेन पॉलिसी, किसी भी राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवहार जो होता है उसकी विदेश नीति द्वारा नियंत्रित होती है। सभी देश अपनी अपनी विदेश नीति का निर्माण अपने राष्ट्र हित को देखते हुए करते हैं। वे अपने राष्ट्र हित की उपेक्षा करके अपनी विदेश नीति का निर्माण नहीं करते हैं। उनके विदेश नीति का निर्माण इस प्रकार किया जाता है जिससे उनके राष्ट्र हित की पूर्ति हो सके। इसलिए फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं तेज़ी से बढ़ रही हैं, तेज़ी से डेवलप कर रही हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी तेज़ी से विकसित हो रहा है।
और इसके अंतर्गत हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और संस्थाएं के अध्ययन भी करना पड़ता है, जैसे कि नाटो, सीटो, OSA, OAU, एंड सार्क, EU, ETC और भी बहुत सारे हैं। इनका फुल फॉर्म आप लोग लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन पांचों के अलावा और भी 3-4 है, आप लोग थोड़ा इसे देख लीजिएगा। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। देन 7 नंबर है रेगुलेटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाता है, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। देन डिसैस्टमेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। ये नॉन स्टेट इंस्टीट्यूट्स लाइक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और की सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। यहाँ पर 1 नंबर में बताया गया है कि जो भी मल्टीनेशनल ये कॉरपोरेशंस होते हैं वो किस प्रकार से किसी कंट्री का डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, इसलिए इसका भी अध्ययन किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। एंड की सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी के अंतर्गत आइडियोलॉजी आता है, फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट, पावर, डिप्लोमेसी, ये सभी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। नेशनलिज्म। इंटरनेशनल IR का मतलब होता है इंटरनेशनल रिलेशन, एंड IP का मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिफरेंस। तो यहाँ पर 3 बेसिस पर डिफरेंस देखा जा सकता है। अध्ययन क्षेत्र की परिधि संबंधित अंतर, व्यवहारगत अंतर, दृष्टिकोणगत अंतर। कुछ लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक ही तरह उच्चारण करते हैं और उसका मीनिंग भी एक ही मानते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है या विषय है वह विश्व में विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राजनीति का विवेचन करना है, वर्णन करना है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय विश्व स्तर पर राष्ट्रों के मध्य राजनीति के विवेचन के साथ साथ आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक आदि संबंधों का अध्ययन करना होता है। फर्स्ट है अध्ययन क्षेत्र की परिधि संबंधित अंतर। तो इसमें कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है वो एक बहुत ही व्यापक शब्द है। यह राष्ट्रों के मध्य व्याप्त समस्त प्रकार के संबंधों को बतलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से एक विशिष्ट प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध का बोध होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से इस प्रकार का बोध नहीं होता है। इसलिए इस आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो विषय क्षेत्र है वह शक्ति के लिए संघर्ष है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक विषय आ जाते हैं, जिनका अध्ययन हमें करना पड़ता है। व्यवहारगत अंतर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को ज़्यादा व्यवहार में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को उतना प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए बोल सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यवहार परक है, जबकि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह सिद्धांत परक है। और दृष्टिकोणगत अंतर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध का दृष्टिकोण अंतर भी है, लेकिन इसे अलग अलग स्कॉलर्स द्वारा अलग अलग दृष्टिकोण से देखा गया है और उसको डिफाइन किया गया है। सो ये थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर, उसके की कॉन्सेप्ट्स पर। इससे रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं HS में। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, जिनमें से 3 सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ये की कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? तो ये हैं शक्ति, पावर, राष्ट्रीय हित यानी कि नेशनल इंटरेस्ट, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। सो ये मीनिंग है और डेफिनेशन है पावर का। तो इसमें बताया गया है कि राजनीतिक विज्ञान की जो केंद्रीय धारणा है वो शक्ति है। आज सभी चीज़ें शक्ति पर आधारित है। शक्ति के बिना राजनीति को अस्तित्वहीन कहा जा सकता है। शक्ति नहीं है तो राजनीति का कोई वैल्यू नहीं है।
शक्ति के अर्थ को लेकर भी विभिन्न स्कॉलर्स में बहुत मतभेद है। इसलिए जोसेफ फ्रैंकल कहते हैं, ये भी इंग्लिश है, आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में अगर पावर से रिलेटेड आए कुछ क्वेश्चंस, आप लोग इसे लिख सकते हैं। इसे मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दूँगी। द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ह्यूमन रिलेशंस इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इसका हिंदी है कि मानवीय संबंधों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो शक्ति की जो अवधारणा है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही कठिन है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो देखते हैं मॉर्गेनथाउ का क्या कहना है। उनका कहना है कि पावर इज़ ऑथोरिटी कैपेबल ऑफ बीइंग अप्लाइड ओवर अदर माइंड एंड वर्क। यानी वे कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि शक्ति एक प्रभुत्व है जो दूसरों के मस्तिष्क और कार्यों पर लागू होने में समर्थ होता है। पामर एंड पर्किंस ने भी कहा है कि इट इज़ एन इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स एंड कैपेबिलिटी, यानी कि अपने विस्तृत क्षेत्र में यह एक प्रभाव, शक्ति और सामर्थ्य है। तो इसे आप लोग निष्कर्ष के तौर पे लिख सकते हैं, कंक्लूज़न। हाँ, कोई भी आंसर आप लिखे तो कंक्लूज़न ज़रूर लिखें। कंक्लूज़न का मतलब है कि आप जो भी आंसर लिख रहे हैं उस ओवरऑल आंसर में आपको क्या समझ में आया, कुछ भी आपको समझ में आया उस आंसर से, उस क्वेश्चन से, तो आप लोग कंक्लूज़न में 2 लाइन ज़रूर ही लिखें। तो इसे कहते हैं कि उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्र शक्ति ही वह क्षमता है जो किसी राष्ट्र की प्रभुत्ता का संरक्षण वर्धन करती है, जैसे कि सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, जनमत की शक्ति आदि। ये सभी शक्तियाँ मिलकर ही शक्ति या राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण करती है। अब पावर के एलिमेंट्स एंड टाइप्स भी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके बारे में भी थोड़ा हम देखेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट है ज्योग्राफी के अंतर्गत 4 आते हैं। साइज ऑफ लैंड, लोकेशन, क्लाइमेट, ट्रोपोग्राफी। तो साइज ऑफ लैंड में कह सकते हैं कि भूमि का क्षेत्र अपने आप में शक्तिशाली एक तत्व है जो विस्तृत भूखंड, बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण करती है, यानी कि बहुत विस्तृत जनसंख्या बड़े से भूमि पर रह सकती है और ऐसे भूमि पर संसाधन भी अधिक से अधिक होते हैं, जिससे सैनिक शक्ति का भी लाभ होता है। और लोकेशन जो है वो आकार से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्थिति राष्ट्र की शक्ति को निर्धारित करती है। यह आर्थिक और सामाजिक शक्ति तथा संस्कृति को भी प्रभावित करती है। स्थिति कूटनीति और युद्ध को भी प्रभावित करती है। जलवायु का निर्धारण स्थिति वर्षा एवं पवनों से भी होती है। जलवायु लोगों के स्वास्थ्य, शक्ति और संस्कृति को भी निर्मित करती है। उसी प्रकार टोपोग्राफी भी है। भूमि का आकार और भू प्रकृति महत्वपूर्ण होते हैं। पर्वत जैसे पठार, मैदानी, नदियाँ, सागर, महासागर, मरुस्थल आदि मनुष्य की आर्थिक स्थिति, स्वभाव, व्यापार आदि को प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सभी तत्व पावर के इम्पोर्टेंट तत्व हैं जिनका अध्ययन किया जाता है पावर के एलिमेंट्स के रूप में, जिससे किसी भी देश की शक्ति में वृद्धि होती है। सेकंड नंबर है पॉपुलेशन। तो किसी देश की शक्ति में जनसंख्या, किसी देश की शक्ति में उसकी जनसंख्या की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सैनिक और आर्थिक विचार से देखा जाए तो जनसंख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि किसी देश के पास आदर्श जनसंख्या नहीं होता है तो वह कमज़ोर देश माना जाता है। किसी भी देश में इतनी जनसंख्या तो होनी चाहिए जिससे वहाँ के संसाधनों का उपयोग हो सके। जनसंख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए जिससे वहाँ लोग भोजन और रोज़गार के लिए तरसे, उन्हें भोजन और रोज़गार ना मिले। इस तरह से जनसंख्या भी किसी देश की शक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। फिर नेचुरल रिसोर्सेस, राष्ट्रीय शक्ति में प्राकृतिक संसाधनों का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राकृतिक संसाधन से मतलब है कि खनिज संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन, जंगल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, ये सब जो भी प्राकृतिक संसाधन है
वह किसी भी देश के पावर के रूप में महत्वपूर्ण तत्व माने जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं कि अमेरिका जो है वो संसाधनों में खाद्यान्न संसाधनों में संपन्न है, इसलिए वह आज शक्तिशाली देश के रूप में माना जाता है। इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ औद्योगिक क्षमता के अंतर्गत बोल सकते हैं कि आधुनिक युग में देखा जाए तो उद्योग के रूप में कोयला, इस्पात, तेल और लोगों के जो तकनीकी ज्ञान होते हैं वो किसी भी देश को शक्तिशाली बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसके पास इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ बहुत है, इसलिए अमेरिका जो है वह विश्व में आज सबसे बड़ी ताकत माना जाता है या मानी जाती है। राष्ट्र के लिए सैनिक शक्ति यानी मिलिट्री स्ट्रेंथ, राष्ट्र के लिए सैनिक शक्ति बहुत आवश्यक होती है अपनी सुरक्षा के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने मान और प्रतिष्ठा के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत ही ज़रूरी होता है। उसी तरह से नेशनल कैरेक्टर, आइडियल, डिप्लोमेसी, लीडरशिप, गवर्नमेंट, ये सभी तत्व भी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि डिप्लोमेसी में बोल सकते हैं कि किसी भी देश का जो कूटनीति होता है उसके आधार पर ही यह पता चलता है कि उस देश की जो विदेश नीति है, उस देश का जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है वो कैसा है। और लीडरशिप अगर किसी देश का नेतृत्व अच्छा हो, किसी देश का जो प्रेसिडेंट है या पीएम है अच्छा होता है, तो उसकी देश जो है वह शक्तिशाली रहता है। गवर्नमेंट का भी अच्छा होना चाहिए शक्तिशाली बनने के लिए। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी आवश्यक है। अब वह क्लासिफिकेशन ऑफ पावर के बारे में हम पढ़ते हैं। अलग अलग स्कॉलर्स ने अलग अलग तरह के पावर्स को डिवाइड किए हैं। किसी ने अपने अनुसार चार टाइप के पावर के बारे में बताया, तो किसी ने 5, तो किसी ने 6। तो हम यहाँ EH कार के द्वारा डिवाइड किए गए पावर को पढ़ेंगे, जो 3 प्रकार का है: मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक पावर एंड पावर ओवर ओपिनियन। तो मिलिट्री पावर में कोई देश कितना शक्तिशाली है वो उसके मिलिट्री पावर पर निर्भर करता है। मिलिट्री पावर जो रहता है वो किसी भी देश का अंतिम और सबसे उत्तेजनात्मक बल होता है, जिसके जरिए वो किसी देश की भी व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर सकता है और उसके मॉरलिटी को ख़त्म कर सकता है, उसके बुनियाद को हिला सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका आज देखा जाए तो मिलिट्री पावर है उसके पास, इसलिए वो सुपर पावर या बिग पावर के रूप में जाना जाता है और उसे उसका दर्जा दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश की मान और प्रतिष्ठा उसके मिलिट्री पावर पर भी डिपेंड करती है। इकोनॉमिक पावर, किसी भी देश का इकोनॉमिक पावर जो होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पावर होता है। किसी देश के पास अगर इकोनॉमिक पावर है तो वह विश्व राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बहुत हद तक प्रभावित कर सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से जो देश समृद्ध हैं वो युद्ध का खतरा उठा सकते हैं, यानी अगर अचानक में या प्लानिंग करके कोई भी युद्ध किया जाता है, अगर उसमें कोई भी बहुत नुकसान होता है युद्ध में, तो उस नुकसान की भरपाई जिनके पास इकोनॉमिक पावर है वो आराम से कर सकते हैं। इसलिए उनको किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है। वह अपने इकोनॉमिक पावर का डर दिखाकर दूसरे देशों से अपना काम निकाल लेते हैं। तीसरा नंबर है पावर ओवर ओपिनियन। तो सैन्य एवं आर्थिक शक्ति के समान ही विश्व राजनीति में जनमत की शक्ति भी महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक देश की सरकार जो होती है वो सिर्फ अपने देश के लोगों को ही प्रभावित नहीं करती है, बल्कि अपने चरित्र से दूसरे देश के जनता को भी प्रभावित करती है और वो ऐसे कार्य करती है जिससे दूसरे देश के नागरिक भी उसे सपोर्ट करने लगते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी देश की प्रतिष्ठा एवं उसके स्थान के निर्धारण में शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन और पावर के बारे में बता दिया। अब हम नेशनल इंटरेस्ट के बारे में समझेंगे थोड़ा। इंटरनेशनल
इंटरेस्ट राष्ट्रीय हित जो होता है उससे तात्पर्य किसी भी देश के आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं महत्वाकांक्षाओं से होता है। और राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके जरिए ही सभी देश एक दूसरे से संबंध बना पाते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन करने से पहले वे लोग अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर वो चीज़ उनके नेशनल इंटरेस्ट के अंतर्गत आता है, उनके हित के लिए होता है, तो वो लोग इंटरनेशनल रिलेशन करते हैं। जैसा कि पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशन में विद्वानों में अनेक मतभेद थे, उसी तरह राष्ट्रीय हित से रिलेटेड भी पॉलिटिकल थिंकर्स में मतभेद है। इसलिए हटमैन के अनुसार इंटरनेशनल इंटरेस्ट का हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय हित से तात्पर्य एक संप्रभुता संपन्न राज्य की इच्छाओं और आकांक्षाओं से है, जिसे पूरा करना चाहता है, जिसे राष्ट्र पूरा करना चाहता है। इसे इंग्लिश में भी लिखा गया है कि नेशनल इंटरेस्ट मीन्स वेरियस डिज़ायर्स और एस्पिरेशंस विच अ सॉवरेन स्टेट वांट्स टू अटेन और फुलफिल। जोसेफ फ्रेकल का कहना है कि राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय मूल्यों का कुल योग है। नेशनल इंटरेस्ट इज द सम टोटल ऑफ नेशनल वैल्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, तो नेशनल इंटरेस्ट 4 तरह के हैं: प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट, सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट, परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट। हिंदी में प्राथमिक राष्ट्रीय हित, स्थायी राष्ट्रीय हित, गौण राष्ट्रीय हित, परिवर्तनशील राष्ट्रीय हित। तो सबसे पहले प्राइमरी राष्ट्रीय हित के बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे कि वे राष्ट्रीय हित जिन्हें किसी भी स्थिति में नकारा नहीं जा सकता है, उसे प्राथमिक राष्ट्रीय हित कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें तो किसी भी देश का सर्वोपरि और प्राथमिक जो उद्देश्य होता है, जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, वो अपने देश की संप्रभुता, अपनी देश की शक्ति और सीमाओं का सुरक्षा करना होता है। ये हो गया किसी भी देश का प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट, जो राष्ट्रीय हित प्राथमिक राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे सेकेंडरी राष्ट्रीय हित कहते हैं, सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर विदेशों में अपने देश के नागरिकों के हितों की सुरक्षा करना, उनके यह सुनिश्चित करना है कि विदेशों में कोई भी देश राजदूतों की राजनयिक उन्मुखियों की तथा राष्ट्र नागरिकों के हितों की रक्षा की जाए। यानी इंटरनेशनल लेवल पर जब हम अपने नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, तभी हम अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट में कि जो राष्ट्रीय हित प्राथमिक राष्ट्रीय हित के पूरा करने में सहायक होता है, आवश्यक होता है, उसे द्वितीय नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है, द्वितीय राष्ट्रीय हित कहा जाता है। देन परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, तो जो भी देश हैं, उन सभी देशों के प्रत्येक देश के कुछ आदर्श होते हैं, उन्हें प्राप्त करना उनका लक्ष्य होता है, और उनके आदर्शों को और उसी उद्देश्यों को पूरा करना और प्राप्त करना ही परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि मान लीजिए कि किसी देश का जो आदर्श है वो समाजवाद है, तो उनका जो उद्देश्य हो गया या परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट हो गया, वो समाजवाद से रिलेटेड राष्ट्रहित उनके शर्तों को पूरा करना हो गया। वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट, परिवर्तनशील नेशनल इंटरेस्ट। कुछ राष्ट्रीय हित ऐसे होते हैं जो स्थिर नहीं होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं, वो समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बदलते ही रहते हैं। उसे वेरिएबल नेशनल इंटरेस्ट, परिवर्तनशील नेशनल इंटरेस्ट कहा जाता है। इन सभी नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कुछ मेथड्स होते हैं, जिनके बारे में भी हम थोड़ा जानेंगे। ये राष्ट्रीय हित को सुरक्षित करने के तरीके हैं: डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, प्रोपोगंडा यानी प्रचार, इकोनॉमिक एंड डेप्थ आर्थिक सहायता एवं ऋण। 4 नंबर है फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस यानी संधि का निर्माण करना, यूज़ ऑफ फोर्स शक्ति का उपयोग करना, और लास्ट वाला है कि वॉर।
जब ये पांचों तरीके काम नहीं आएंगे तो अंतिम जो उपाय रहता है वो युद्ध ही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो डिप्लोमेसी, यह राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का सबसे प्रधान तरीका होता है। कूटनीति जो होता है उससे संबंध निर्माण की एक कला है। कूटनीति एक संबंध निर्माण की कला है। जिन व्यक्तियों में ये कला होती है उसे कूटनीतिज्ञ कहते हैं। और कुशल कूटनीतिज्ञ वही होता है जो ऐसी नीति का निर्माण करता है जिससे राष्ट्रीय हित में भी हो और विदेशी सरकार और जनता को भी स्वीकार्य हो। यानी सच्चा कूटनीतिज्ञ वही होता है जो ऐसे कूटनीतिक यानी कि सच्चा कूटनीतिज्ञ वही होता है जो ऐसे कूटनीति का निर्माण करता है जो उसके राष्ट्रीय हित में होता है और विदेशी सरकार द्वारा और जनता द्वारा भी स्वीकार किया जाता है। अपने राष्ट्रीय हित को वो दूसरों से स्वीकार करवाता है। इस संबंध में वो कूटनीतिज्ञ तीन तरह के काम करता है, तीन तरीकों का अनुसरण करता है। वो प्रोत्साहन करता है, समझौता करता है और दोनों से अगर काम नहीं होता है तो वह बल प्रयोग करता है या बल प्रयोग करने की धमकी देता है। प्रोपोगंडा, प्रचार भी राष्ट्रहित को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। इसमें एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार को, उसकी जनता को प्रभावित करती है, अपने राष्ट्रहित का प्रचार करती है, विभिन्न संचार माध्यम द्वारा अपने राष्ट्रहित का प्रचार करती है और अपने नीति नियमों का, अपने विदेश नीति का प्रचार करती है। और तीसरा नंबर है इकोनॉमिक एंड डेप्थ। तो इसमें जो धनी और संपन्न विकासशील देश होते हैं वो कमज़ोर देशों को ऋण देते हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो देश जिन्होंने उनसे ऋण लिया है, जिन्होंने उनसे कर्जा लिया है, वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कभी ज़रूरत पड़े तो उनकी सहायता कर सके, उनका साथ दे सके। फॉर्मेशन ऑफ अलायंसेस, तो सभी देश एक दूसरे के साथ अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए संधि करते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और जब वो देश बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है तो दूसरे देश उस देश के खिलाफ में अलग गुट बनाकर अलग गुट का निर्माण करते हैं, उनका मुकाबला करते हैं। और 5 नंबर है यूज़ ऑफ फोर्स, शक्ति का उपयोग। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए कभी कभी देशों को अपने बल का प्रयोग भी करना पड़ता है या बल प्रयोग करने की धमकी देनी पड़ती है। और अंतिम जो उपाय है वो वॉर है। अगर ये सभी कोई काम में नहीं आते हैं तो लास्ट जो उपाय है वो वॉर है, युद्ध किया जाता है अपने राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए। सो हमने इंटरनेशनल रिलेशन, पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट पढ़ लिया। अब हम ग्लोबलाइजेशन को पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, सेवाओं का, तकनीकियों का पूरे संसार में वृद्धि, विकास और विस्तार किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन निम्नलिखित है। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट एंड 5 नंबर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। तो फर्स्ट जो पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन है, राजनीतिक वैश्वीकरण जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का दुश्मन माना जाता है क्योंकि वो राज्य की क्रियाकलापों में हस्तक्षेप करता है, इसलिए वह राज्य की सुरक्षा का दुश्मन माना जाता है। दूसरा है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने लोगों के विचारों को, उनके मन की स्थिति को, उनके जीवन यापन की पद्धति को बहुत ही प्रभावित किया है। सांस्कृतिक वैश्वीकरण ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संचार के अन्य साधनों को परंपरागत जीवन में अनेक प्रकार के नवीन चीज़ों का प्रवेश कराया है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन के जरिए ही हमारे जीवन में अनेक नए परंपरागत जीवन में अनेक नए संचार के साधन आए हैं। ग्लोबलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ नॉलेज, तो सूचना प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण के माध्यम से पूरे विश्व का ज्ञान को प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाया है। इसके जरिए ही
हम लोग बहुत ही सरलता से, बहुत ही आसानी से ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं और नए नए यंत्रों से, नए नए ज्ञान से अवगत हो पाते हैं। ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग इन्वायरमेंट, तो पर्यावरण के संरक्षण एवं विकास में भी वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि वन संरक्षण करने में, जैव विविधता का संरक्षण करने में, जल संरक्षण करने में। देन आर्थिक वैश्वीकरण, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, तो वैश्वीकरण के सभी रूपों में जो आर्थिक वैश्वीकरण है उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक है। ये ग्लोबलाइजेशन के नेचर के हैं, ये टाइप्स की तरह ही है, बस इसमें एस्पेक्ट लग गए हैं, यानी कि पहलू, इकोनॉमिक पहलू, पॉलिटिकल पहलू, कल्चरल पहलू। ग्लोबलाइजेशन इन द वर्ल्ड नॉलेज, ग्लोबलाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग एनवायरनमेंट, तो ये टाइप्स की तरह है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ये कर सकते हैं। सो आई होप मैंने आप सभी को ये टॉपिक समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स होगा या क्वेश्चन होगा तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो ये तो था फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक जिसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम इस चैप्टर से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशंस करेंगे, जो एचएस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल रिलेशन? अंतर्राष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं? डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अंतर क्या है? और इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट मैटर भी पूछता है, सब्जेक्ट मैटर और स्कोप। सो आप सभी सब्जेक्ट मैटर को भी देखिएगा, इंटरनेशनल रिलेशन के सब्जेक्ट मैटर, जिसमें मैंने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। व्हाट इज़ पावर? डिस्कस इट्स नेचर। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पावर? शक्ति क्या है, शक्ति के स्वभाव क्या है, और शक्ति के एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। देन व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल इंटरेस्ट? राष्ट्रीय हित से आप क्या समझते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट? नेशनल इंटरेस्ट के प्रकार के बारे में पूछा गया है। मेंशन द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के तरीके क्या क्या हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया है इस वीडियो में। डिस्कस द नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का स्वभाव क्या है, इसके बारे में भी मैंने बताया। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, कल्चरल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स। मेंशन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक और नकारात्मक का प्रभाव क्या क्या है। राइट द डेफिनेशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा लिखिए। एनालिसिस द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। विभिन्न प्रकार के वैश्वीकरण के बारे में बताना है यहाँ पर। सो ये थे इस चैप्टर से आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और हाँ, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ